हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। आई होप कि आपको क्वेश्चन 1 to 7 समझ में आ गए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो दोबारा बना कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. इन्होंने बोला कि एक स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, एक पेडस्टल के ऊपर है। सपोज करते हैं कि ये मेरा एक पेडस्टल मैंने ऐसे बनाया है, इसके ऊपर एक स्टैच्यू है। ये दिस इज अ स्टैच्यू जो कि 1.6 मीटर टॉल है। 1.6 मीटर टॉल ये स्टैच्यू आपको दिया हुआ है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. मैंने यहां से इसके टॉप ऑफ द स्टैच्यू को जब देखा तो जो एंगल बना वो 60 डिग्री का एंगल बना। ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल इज 45 डिग्री। और यहां से जब मैंने इस पेडस्टल के टॉप को देखा तो जो मेरा एंगल बना था वो मेरा एंगल बना 45 डिग्री का। ठीक है। इस फिगर को दोबारा से बनाते हैं जरा। मैंने बोला कि ये मेरा पेडेस्टल है, यहां पे मेरा एक स्टैच्यू बना हुआ है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। मैंने ग्राउंड के लेवल से जैसे इसको टॉप ऑफ द स्टैच्यू देखा तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल से मेरा एंगल बना हुआ था वो 60 डिग्री का बना हुआ था। उसके बाद इसी पॉइंट से मैंने जब पेडेस्टल के टॉप को देखा तो जो मेरा एंगल बना था वो 45 डिग्री का एंगल बना हुआ था। क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड दी हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि हमें ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है। ये हाइट मुझे पता नहीं है तो मैंने बोला ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। आपको हर एक पॉइंट को नाम देना है ताकि आसानी से हमारे कैलकुलेशन हो सके। अब मुझे क्या निकालना है? हाइट ऑफ दी पेडेस्टल निकालना है। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू बी सी मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब मैंने सीधा इन ट्राइंगल ADC जो बड़े वाला ट्राइंगल है ADC मैंने उसको ले लिया। इस BC को मैं x ले लेता हूं, इसको मैंने x ले लिया। ठीक है। ADC के अंदर मैंने बोला tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन बेस यानी कि CD। tan 60 √3 होता है। AC कितना दिया हुआ है? AC जो है वो 1.6 प्लस x है और CD मुझे कैलकुलेट करना है। तो CD इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3। ये मेरा बेस CD निकल गया। अब मैंने क्या बोला? दूसरा ट्राइंगल ले लिया। इन ट्राइंगल छोटे वाला BDC मैंने बोला tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BC परपेंडिकुलर अपॉन CD बेस। tan 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू BC अपॉन CD, यानी कि CD और BC दोनों इक्वल है। CD कितना है? 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3 और BC को मैंने क्या लिया हुआ है? x लिया हुआ है। इसको इधर ले जाते हैं। 1.6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x। अब मैं क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है मैं इस x को उधर ले गया। 1.6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x। तो 1.6 इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। x कॉमन निकाला, √3 माइनस 1, ये 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। ठीक है। रैशनलाइज कर देते हैं। 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 से। ठीक है। (1.6) ब्रैकेट में √3 प्लस 1, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2,
तो 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1/2, 2 से इसको डिवाइड किया, आंसर आएगा 0.8। तो 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, दैट इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने सबसे पहले बोला पेडेस्टल के ऊपर स्टैच्यू रखा हुआ है, स्टैच्यू के टॉप को मैंने देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ था, और मैंने जैसे ही पेडेस्टल के टॉप को देखा तो 45 का एंगल बना हुआ था। वहां से मैंने दो ट्रायंगल लिए, वो दोनों ट्रायंगल को लेने के बाद मैंने दोनों में tan 45 लगाया, tan 60 लगाया, और हाइट ऑफ दी पेडेस्टल BC जो कि x मैंने लिया हुआ था कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगर फिगर एक बार बन गई तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद ही एक्सरसाइज 8.2 की तरह बिहेव करेगा एकदम, और 8.2 हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। देखो, मैंने बोला दिस इज द टावर एंड दिस इज द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, एक टावर है। मैंने बोला ये मेरा टावर है और ये मेरी बिल्डिंग हो गई। फुट ऑफ अ टावर से टॉप ऑफ अ बिल्डिंग मैंने देखा तो इन्होंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री। हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से होगा। ये मेरा एंगल आ गया 30 डिग्री का। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को अगर आप देखोगे तो जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। आगे इन्होंने क्या बोला? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट आपको 50 मीटर दे दी है, क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। A B C D, हाइट ऑफ बिल्डिंग कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? BC। ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो ध्यान से, आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको BDC या BCD। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या? BC दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। अगर मैंने BC निकाल दिया तो उसकी हेल्प से मैं ये हाइट CD आराम से निकाल लूंगा। वो सॉरी, हाइट जो है ये CD है, नॉट BC। हाइट जो है वो CD है। हाँ, तो मैंने बोला सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABC। ABC ट्रायंगल के अंदर मैंने देखा, ABC ट्रायंगल के अंदर देखा ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल DCB के अंदर है। तो 60 डिग्री जो एंगल है, मैंने बोला tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस यानी कि BC। tan 60 √3 होता है, AB आपको 50 दिया हुआ है, BC कितना है कैलकुलेट करना है। तो BC कितना आ जाएगा? 50 अपॉन √3 मेरा BC बेस निकल गया। अब दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD, BCD के अंदर कौन सा एंगल बना हुआ है? 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज CD अपॉन बेस यानी कि BC। ये होता है 1 अपॉन √3। CD मुझे कैलकुलेट करना है, BC मैं निकाल चुका हूं 50 अपॉन √3। ठीक है, ये मैं निकाल चुका हूं। इस पूरे को ले जाके मैं इधर ले गया तो 50 √3 बाय √3 ये आ गया इज इक्वल टू CD। 50 √3 बाय √3, √3 नीचे आ जाएगा, 50 अपॉन √3 इंटू √3 इज इक्वल टू CD, यानी कि 50 बाय 3 इज इक्वल टू CD। अब इसको आप डेसिमल में चेंज कर लो, 16.6666 चलता रहेगा, या फिर आप इसको यहां पे छोड़ दो, ये आपका आंसर है। यहां पे छोड़ दो चाहे यहां पे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना था? CD निकालना था। अब एक चीज ध्यान से देखना, आप लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा कि कैसे डिसाइड करते हैं कि 60 एंगल कौन सा ट्रायंगल के अंदर है
और 30 एंगल जो बना हुआ है कौन सा ट्रायंगल के अंदर है। तो ये भी चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रायंगल ए बी सी, जब मैंने बोला ए बी सी ट्रायंगल, तो मैंने ए बी सी को बनाया है ना, तो ये एंगल तो 90 डिग्री का रहेगा। ए पे कोई एंगल नहीं बना हुआ, यानी कि सी एंगल बना हुआ है कितना, 60। तो ट्रायंगल एबीसी के अंदर tan 60 मैंने लगा दिया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे दूसरा ट्रायंगल जो कि मैंने बोला बीसीडी, अगर आप बीसीडी को बनाओगे साइड में जाके तो वो इस तरीके से बनेगा। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये मेरा बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री का, इसलिए मैंने tan 30 डिग्री उसके अंदर लगाया। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है इस तरीके से कि आपको 30 डिग्री कौन सा ट्रायंगल के अंदर लेना है, 60 कौन से ट्रायंगल के अंदर लेना है, यानी कि आपको एंगल समझ में नहीं आ रहे कि कंप्लीट एंगल किस ट्रायंगल के अंदर बना है, तो दोनों को सेपरेट करके बना लो, वहां से भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। इन्होंने बोला दो पोल हैं और दोनों इक्वल हाइट के हैं। दो पोल हैं, एक पोल ये है और एक पोल ये है, दोनों इक्वल हाइट के हैं। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड, इनके बीच में से रोड जा रही है, विच इज 80 मीटर वाइड। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया कितना है, 80 मीटर। आगे उन्होंने बोला फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में, ये जो दो टावर हैं इनके बीच में से जो रोड जा रही है, उसमें बीच में किसी भी एक पॉइंट से, मान लेते हैं मैंने बोला वो पॉइंट ये है। अब मुझे नहीं दिया हुआ था कि कौन सा पॉइंट है, मैंने रैंडमली चूज किया कि वो पॉइंट ये है। आप उसको यहां 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 कहीं पे भी, इस 80 मीटर रोड पे आप कहीं पे भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. मैंने यहां से देखा और मैंने यहां से ऊपर देखा, तो जो मेरा एंगल बना हुआ है 60 एंड 30 डिग्री बना हुआ है। आप इसको 60 ले लो, इसको 30 ले लो, है ना। आप किसी भी एंगल को 60, किसी भी एंगल को 30 ले सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा अपने आप कि जहां पे ये डिस्टेंस कम होगा वो 60 डिग्री होगा, जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा वो 30 डिग्री का एंगल होगा। मगर अभी फिगर बनाने के लिए आप अपने मर्जी से यहाँ पे 60, यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ 30 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल, यानी कि मुझे ये निकालना है। और क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, एक निकल जाएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। दूसरा मुझे ये डिस्टेंस भी निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस मुझे 80 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मुझे 80 दिया हुआ है। अब मैंने बोला नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब मुझे निकालना है सबसे पहले हाइट ऑफ द पोल, दोनों पोल्स की हाइट कितनी होगी, और ये जो पॉइंट मैंने सी लिया हुआ है ये बी से कितना दूर है और डी से कितना दूर है। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्राइंगल ए बी सी मैंने बोला tan 60। ठीक है, tan 60 डिग्री लगाया, क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 होता है √3। ए बी कितना है, नहीं दिया हुआ, कैलकुलेट करना है। बीसी कितना है, ये भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, आपको बीसी भी नहीं दिया हुआ, मैंने बोला बीसी को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, बीसी इधर आ जाएगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, ए बी निकाल देते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा √3 BC इज इक्वल टू ए बी। यहां से मेरा ए बी निकल के आ गया कितना, कि वो √3 टाइम्स ऑफ BC है। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल के ऊपर। इन ट्राइंगल CDE मैंने बोला tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू DE बाय CD। tan 30 1/√3 होता है। मेरा DE कितना होगा, सर DE उतना ही होगा जितना मेरा AB है। DE इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये गिवन है कि दोनों पोल्स जो हैं इक्वल हाइट के हैं। तो DE की जगह पे मैं लिख सकता हूं
√3 BC अपॉन CD, और CD डिस्टेंस मुझे नहीं पता, मैं इसको इधर ले गया। CD कितना आ गया मेरा, √3 BC इंटू √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि 3 BC मेरा CD निकल गया। ठीक है, आ जाते हैं। मुझे निकालना था AB, मुझे निकालना था DE, अभी तक मैंने कुछ नहीं निकाला। अब ध्यान से देखना, मेरा CD कितना आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ BC आ रहा है। ठीक है, और मेरा AB कितना आ रहा है, AB आ रहा है मेरा √3 BC, यानी कि अगर मैंने BC निकाल दिया, अगर मेरा BC निकल गया तो वहां से मेरा AB भी निकल जाएगा, और वहां से मेरा ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं BD की, तो BD क्या है, BC प्लस CD है। अगर मैं BD की बात करता हूं, BD जो कि आपको 80 दिया हुआ है, मेरा CD कितना है, CD की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, BC प्लस 3 टाइम्स ऑफ BC। भाई मेरा CD कितना है, 3 BC है, मैंने CD की जगह पे 3 BC लिख दिया, BC को एज इट इज रहने दिया, ये हो गया 4 BC 80, तो 80 अपॉन 4 इज इक्वल टू BC, यानी कि 20 इज इक्वल टू BC। BC कितना आ गया, BC कितना आ गया कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 20 है, तो भाई ये डिस्टेंस कितना बचा, अगर टोटल डिस्टेंस मेरा 80 है, ये वाला पार्ट BC है, तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो मेरा CD कितना आ गया, 60 आ गया, या इसमें भी डायरेक्टली अगर आप पुट कर दोगे 3 इंटू 20 दैट इज 60, ये आपका CD निकल गया। तो AB कितना आएगा, √3 इंटू BC, कितना है BC 20, यानी कि AB मेरा 20 √3, यानी कि हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया 20 √3, बीच में डिस्टेंस कितना है, एक तरफ से 60 है और एक तरफ से 20 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको tan लगाना है, साइन लगाना है, cos लगाना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इन क्वेश्चंस के अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, इन्होंने बोला, फिगर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने यहाँ पे बोला अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन जैसे इन्होंने फिगर दी हुई है, मैं एज इट इज इस फिगर को कॉपी कर रहा हूं। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक टावर बनाया हुआ है ऐसे करके, ये बनाया हुआ है, ये लिखा है A, ये है B, मैंने C पॉइंट से इसको देखा, यहाँ पे एंगल बना 60 और यहाँ पे एंगल बना 30, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है C, और ये दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एक टीवी टावर जो कि बैंक ऑफ अ कैनल पे रखा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, इसके सामने, इसके जस्ट सामने एक और आपको बैंक दिया हुआ है, उसके वहां से मैंने देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था टॉप ऑफ अ टावर वाज 60 डिग्री, यानी कि यहां से मैंने जब टावर को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना था। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यहां से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट से जब मैंने इसको टावर को देखा तो वहां से एंगल बना था 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि AB मुझे निकालना है, हाइट ऑफ टावर AB मुझे कैलकुलेट करना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल की विड्थ, विड्थ ऑफ कैनल, यानी कि BC आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि BC भी आपको कैलकुलेट करना है कि वो कैनल की विड्थ कितनी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले मुझे निकालना है हाइट ऑफ टावर AB और मुझे निकालना है विड्थ ऑफ कैनल BC। ठीक है, मैंने बोला लेट अस सपोज कि ये जो BC दिया हुआ है ये x है, मैंने इसको x ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहले इन ट्राइंगल, ट्राइंगल डिसाइड किया ADB, ADB के अंदर मैंने बोला tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर दैट इज AB एंड बेस दैट इज BD, ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB,
निकालना है। BD की अगर बात करें तो x प्लस 20 है, तो मेरा AB कितना आ जाएगा, x प्लस 20 अपॉन √3। ये मेरा AB निकल के आ गया। अब मैंने बोला दूसरा ट्राइंगल जो कि आपको दिया हुआ ABC, इन ट्राइंगल ABC के अंदर मैंने बोला tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ये होता है √3 इज इक्वल टू AB, मुझे कैलकुलेट करना है। BC मैंने x लिया हुआ है। AB कितना आ जाएगा यहां से, √3x इज इक्वल टू AB मेरा निकल गया। बट सर AB तो हमारा ये है और ये भी AB है, यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वेट कर देते हैं, x प्लस 20 अपॉन √3 शुड बी इक्वल टू √3x। ये उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स। ठीक है, x को उधर ले जाते हैं, 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो 20 इज इक्वल टू 2x, तो 10 इज इक्वल टू x। ये मेरा 10 निकल के आ गया। BC, x की वैल्यू 10 आ गई ना, तो मेरा BC यानी कि विड्थ ऑफ द कैनल तो मेरा 10 आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है, AB कैलकुलेट करना है। AB क्या दिया हुआ है, AB ये दिया हुआ है, AB जो दिया हुआ है वो √3 टाइम्स ऑफ x दिया हुआ है, ये हमने निकाला था ना, यानी कि √3 इंटू 10 दिया हुआ है, यानी कि 10√3 हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमारी 10√3 निकल के आ गई। ठीक है, देखने में बहुत ही मुश्किल, करने में बहुत आसान। जितना हो सकता है इसकी प्रैक्टिस करो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। हर एक क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको बस डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको साइन टैन कॉस में से क्या लेना है, और उसके बाद आपको ट्राइंगल देखना आना चाहिए कि कौन सा ट्राइंगल मुझे लेना है। अच्छा एक चीज और, जब भी फिगर बनेगी, जो भी फिगर बन रही है सबके अंदर ट्राइंगल बन रहे हैं, और ट्राइंगल बनने के बाद हम उसके बाद डिसाइड कर रहे हैं कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है, टैन लेना है, ये हम देखते जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी हुई है, and from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of top of a cable tower is 60 डिग्री। यहां से मैंने एक केबल टावर को देखा ऐसे करके, तो यहां से जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना, ये एंगल बना 60 डिग्री का। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसका जब यानी कि इसी पॉइंट से जब मैंने नीचे की तरफ देखा, तो ये जो एंगल बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 45 डिग्री था। डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर, मुझे क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, ए बी, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, सी डी ई। ठीक है, अब हमने ध्यान से देखना है कि अच्छा सब कुछ क्या है, ए बी मेरा क्या है, बिल्डिंग है, ए बी मेरा बिल्डिंग है, और ईसी जो है, ये जो पूरा ईसी दिया हुआ है ये टावर है। ईसी ये टावर दिया हुआ है। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ईसी मुझे कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द टावर मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि ये एंगल अगर 45 डिग्री का है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, बीच में ये एंगल बना हुआ है ऐसे करके, ये 45 है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स के अकॉर्डिंग ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, हम एग्जाम्पल्स में ये चीज कर चुके हैं। आ जाते हैं आगे। अब मैंने बोला सबसे पहले इन ट्राइंगल ADE क्या लगेगा, tan 60 लगेगा, इज इक्वल टू DE बाय AD।
1060 होता है √3 इज इक्वल टू DE बाय AD। AD दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, एज इट इज रहने देते हैं। मैंने बोला मेरा AD निकल के आ गया DE बाय √3, ठीक है। अब मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABC 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस यानी कि BC। 1045 1 होता है तो BC इज इक्वल टू AB आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या AD और BC इक्वल होंगे? यस, AD और BC इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस ग्राउंड लेवल से होगा उतना ही डिस्टेंस ऊपर हाइट पे भी होगा, है ना। तो यानी कि मैं यहां पे बोल दूंगा AD इज इक्वल टू BC, और हमारा AD कितना है? DE बाय √3। AD मेरा BC के इक्वल है, तो BC की जगह पे मैंने लिखा DE अपॉन √3 इज इक्वल टू AB। AB कितना है? 7, तो DE कितना आ जाएगा? 7√3। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो DE मेरा 7√3 आ गया। DE मेरा 7√3 आ गया। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है EC टावर। EC टावर की हाइट निकालनी है। अगर मुझे टावर की हाइट निकालनी है तो वो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? ED प्लस CD। ED प्लस CD। ED कितना है? 7√3। CD कितना है? क्या मुझे कोई CD बता सकता है? CD और AB दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो कितना हो जाएगा? 7, यानी कि √3 + 1। इतना आंसर आ गया आपका EC, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इसके अंदर हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना था, हमने कैलकुलेट कर दिया। ये चीज देखो कि सर ये इक्वल क्यों होगा, आप कैसे इक्वल दे देते हो? इसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से जो हम हॉरिजॉन्टल लेवल बनाते हैं और ये जो दोनों होते हैं, दोनों लाइन पैरेलल्स होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं, तो हमेशा ही दोनों इक्वल होंगी। इसी तरीके से BC और AD भी हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो AB और CD इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, ये भी मैंने लिख दिया। और AD और BC ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। ये चीज बाय डिफॉल्ट इक्वल होती है, इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आपने कभी भी इस तरीके से फिगर बनाई हुई है तो ये चीज आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसके लिए आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है 75 मीटर, एक लाइट हाउस दिया हुआ है, और इसके टॉप से मैंने ऑब्जर्व किया फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मैंने बोला पहले शिप यहां कहीं था और फिर शिप यहां कहीं था, ठीक है। सबसे पहले ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल आ गया, यहां से मैंने सबसे पहले ये देखा और फिर मैंने इसको देखा, ठीक है। इन्होंने बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other one on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। दो शिप के बीच में डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले एंगल जो है ध्यान से देखना, एक 30 डिग्री का एंगल है, एक 45 डिग्री का एंगल है। जो छोटा एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा, जो बड़ा एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये भी मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई। तो ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये एंगल 30 डिग्री का आएगा, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री का है और ये बड़े वाला 45 का है, तो ये एंगल 45 का आएगा। मैंने बोला दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स यानी कि CD, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स यानी कि CD मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस सीधा हम क्या करेंगे? ट्रायंगल लगा देंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ABC और फिर ट्रायंगल ABD। मैंने बोला इन ट्रायंगल ABC, मैंने बोला 1045
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस यानी कि बी सी। 1045 1 होता है तो बी सी इज इक्वल टू ए बी हो गया। 1045 1 होता है तो बी सी इज इक्वल टू ए बी हो गया। ए बी कितना है 75, यानी कि बी सी डिस्टेंस कितना निकल गया 75 मीटर निकल गया। ओके फाइन। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल, बड़े वाला ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल के अंदर मैंने लगाया 1030, क्या होगा परपेंडिकुलर सेम ए बी। इस बार बेस क्या बन जाएगा बी डी, बेस बी डी बन जाएगा। ये होता है 1/√3। ए बी 75 है, बी डी कैलकुलेट करना है। 75√3 मेरा बी डी निकल गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो सी डी निकालना है। सी डी कैसे निकालेंगे, अगर मैंने बी डी में से माइनस कर दिया बी सी। बी डी कितना है 75√3 और बी सी कितना है, बी सी कितना निकल के आया था, बी सी कितना निकल के आया था 75 निकल के आया था। तो 75 कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1, ये मेरा सी डी आ गया। कितने बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर, इतने बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर मुझे फिगर बनानी आ जाए, अगर मेरे को फिगर समझ में आ जाए कि फिगर कैसे बनेगी, तो इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ करना ही नहीं था, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, ठीक है, मगर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए पहले क्वेश्चन रीड करना है, फिगर खुद से बनानी है, और फिर उसके बाद फिगर बनाने के बाद चेक करना है फिगर सही है नहीं, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करना है। जब आप लगातार इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, जब लगातार आप ऐसे सॉल्व करोगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14। अब 1.2, अच्छा फिगर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. एक बच्ची है, यहाँ पे खड़ी है बच्ची, ठीक है, जिसकी हाइट दी हुई है 1.2 मीटर्स। उसने देखा जो बैलून है वो 88.2 मीटर ग्राउंड लेवल से 88.2 लेवल पर है। उसके बाद आगे इन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। सबसे पहले जब उसने देखा कि जो बैलून है वो कहां पर है, वो 60 डिग्री पे है। सबसे पहले बैलून उसने यहाँ डिटेक्ट किया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि जो बैलून है वो यहाँ पे आ चुका है। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी कि आपको ये डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूं। ये एक बच्ची है, ठीक है। इस बच्ची ने क्या देखा, एक बैलून को देखा सबसे पहले यहाँ पर, कि ये जो बैलून है सबसे पहले यहाँ पर है। तो अपने आई लेवल से इसने बैलून को ऐसे देखा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल बना 60। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि जो बैलून है वो यहाँ आ चुका है। तो फिर से उसकी आई लेवल से उसने इस बैलून को यहाँ डिटेक्ट किया, तो वो जो एंगल बना वो एंगल बना 30 डिग्री का, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि ग्राउंड लेवल से ये जो बैलून्स हैं इन दोनों की हाइट जो है वो कितनी है, ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर है। इस बच्ची की हाइट कितनी है 1.2 दी हुई है, तो ये डिस्टेंस भी 1.2 होगा। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, 88.2 में से 1.2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 87। आया समझ में। यानी कि आई लेवल से, जो बच्ची की आई लेवल है उससे बलून की हाइट जो है वो 87 मीटर दी हुई है, ठीक है। यानी कि आपको ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहां तक ये 87 दिया हुआ है और इसके नीचे 1.2 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि उसने ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जो बैलून है उसने ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेमिंग करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट को सी ले लेते हैं, ये पॉइंट को डी ले लेते हैं, ये ई हो जाएगा, ये वाला पॉइंट एफ हो जाएगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स हो गए। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब देखो ध्यान से देखना कि ट्राइंगल कौन सा लेना है, ठीक है। सबसे पहले ट्राइंगल चूज करना है हमें।
तो मैंने बोला एंगल 60 डिग्री का जहां पे बना हुआ है वो ये वाला है, तो मैंने बोला सबसे पहले ट्राइंगल जो मैं लूंगा वो ये वाला ट्राइंगल लूंगा। ये ट्राइंगल मैंने ले लिया, ठीक है। तो मैंने बोला इन ट्राइंगल, अच्छा इसको मैंने एफ बोला तो ये पॉइंट जी हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए, अच्छा ये वाला पॉइंट भी नहीं लिया अभी, तो ये एच ले लेते हैं, ये पॉइंट एच हो जाएगा, ए जी एच, ठीक है। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जी एच अपॉन बेस ए एच, tan 60 √3 जी एच कितना होगा, जी एच उतना ही होगा जितना मेरा ये एफ ई है या ई एफ है, यानी कि कितना है 87, ये मेरा 87 है तो ये भी मेरा 87 ही होगा। तो 87 अपॉन ए एच मुझे नहीं दिया हुआ, ए एच मेरा निकल गया 87 अपॉन √3। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने ट्रायंगल जो ले लिया, मैंने ट्रायंगल लिया ए जी एच और वहां से मैंने ए एच डिस्टेंस निकाल दिया, मेरा ए एच डिस्टेंस कितना आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने ए एच डिस्टेंस निकाला, उसके बाद मैं ए ई डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों को माइनस करूंगा, ई एच डिस्टेंस या सी डी डिस्टेंस मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब मैंने ट्रायंगल कौन सा ले लिया, बड़े वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा, ए एफ ई, ए एफ ई, ये जो है ये मेरा एफ है, ये मेरा पॉइंट एफ है, ठीक है। एफ, ठीक है, हाँ। अब उसके बाद मैंने ट्रायंगल लिया ए एफ ई जो मैंने पॉइंट लिया तो इसके अंदर tan कौन सा एंगल बना है 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा ई एफ, और बेस क्या बन जाएगा मेरा ए ई, tan 30 डिग्री 1/√3, ई एफ कितना है 87 अपॉन ए ई कितना आ जाएगा 87√3। ये मेरा ए ई निकल गया। मुझे क्या निकालना है, सी डी डिस्टेंस निकालना है। चाहे मैं सी डी डिस्टेंस निकालूं या मैं ई एच डिस्टेंस निकालूं, एक ही बात होगी, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, ठीक है। तो मुझे निकालना है ई एच डिस्टेंस या सी डी डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो मैंने बोला सी डी, सॉरी ई एच लिख देता हूं, ई एच विल बी इक्वल टू व्हाट, ई एच विल बी इक्वल टू ए ई में से ए एच माइनस कर दो, ए ई माइनस ए एच। ए ई कितना है 87√3 माइनस ए एच कितना निकाले 87/√3, √3 एलसीएम आ गया, 87√3 इंटू √3 एलसीएम लेने के बाद माइनस 87 इंटू 3, 87 इंटू 3 कितना हो जाएगा 261 माइनस 87 अपॉन √3। अब 261 में से 87 माइनस करते हैं, 11 में से 7 के बचा 4, 15 में से 8 के बचा 7 और यहाँ पे आएगा 1, यह आएगा 174/√3, ठीक है। इसको फर्दर रैशनलाइज कर दो, इंटू √3 यह आ जाएगा 174√3 अपॉन 3 से कट गया 3 5 यानी कि 58√3 इज योर आंसर। तो ये जो सी डी डिस्टेंस है, ये जो ई एच डिस्टेंस है, दोनों इक्वल है ना, तो वो कितना आ जाएगा 58√3। तो बैलून्स ने यानी कि जो जी एफ डिस्टेंस था वो कितना आ गया 58√3। इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। जब बच्ची ने पहले देखा था यहाँ पे था, बाद में देखा उसने यहाँ पर आ गया, इनके बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 58√3 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज है, ट्रायंगल कैसे चूज करना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको लगाना है, फिगर कैसी बनानी है। अगर आपको ये आ गया, बहुत सिंपल सा काम है, अगर ये आपको आ गया और इसको लाने के लिए आपको केवल क्या करना है प्रैक्टिस बार बार आपको फिगर बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार आप इस चीज को करोगे उतनी आपकी कमांड बनती जाएगी। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है।
रसना है, रसना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन्होंने बोला अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक रोड है, अगर आप सीधे चलते जाओगे तो एक टावर तक पहुंच जाओगे। ये टावर है मेरा। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी इस टावर के ऊपर है, यहां पे ऊपर से वो देख रहा है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो क्या देखता है कि एक गाड़ी, यहां पे कहीं गाड़ी है, उसने इस गाड़ी को देखा तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल था तो एंगल कितना बना, एंगल बना 30 डिग्री का। आदमी ने यहां से इस पॉइंट से गाड़ी को देखा, तो गाड़ी को देखने के बाद उसने बोला कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री का है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर मतलब गाड़ी की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो इस तरफ है, वो टावर की तरफ गाड़ी जा रही है। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड भी इन्होंने बता दी कि यूनिफॉर्म स्पीड है, कम ज्यादा नहीं हो रही, एक ही स्पीड पे चल रही है। अगर 40 पे तो 40 पे चल रही है, 50 पे तो 50 पे चल रही है, ठीक है। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखो पहले गाड़ी यहां थी, 6 सेकंड के बाद क्योंकि गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है तो मान लेते हैं यहां कहीं आ गई गाड़ी। तो उसने जब यहां से देखा तो एंगल कितना बना, एंगल बना 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ए बी सी डी, मुझे निकालना है टाइम, मुझे निकालना है टाइम। अब मेरे को ये जो टाइम निकालना है मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे टाइम निकालना है टू कवर डिस्टेंस बीसी। भाई बीसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, भाई बीसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको उस टावर के फुट तक पहुंचने के लिए लगेगा। सेम बात है, अलग नहीं है। तो मुझे किसी भी तरीके से निकालना है कि बीसी डिस्टेंस कितना है। अगर बीसी डिस्टेंस मुझे पता चल गया और स्पीड ऑफ ए कार मुझे पता चल गई तो फिर मैं बहुत आसानी से टाइम निकाल सकता हूं, है ना। अब हमें पता है एक चीज, क्या क्या पता है हमें, हमें पता है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, इसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे। आपको एक ही चीज गिवन है, क्या गिवन है कि यहां से यहां तक सी पॉइंट तक उसको कितना लगा, 6 सेकंड का टाइम लगा। उसको डी से सी तक जाने के लिए 6 सेकंड का टाइम लगा। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। सबसे पहले अगर ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री का है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब आ जाओ सीधा, ट्राइंगल कौन सा चूज करना है। मैंने बोला इन ट्राइंगल, सबसे पहला ट्राइंगल लिया ए बी डी, बड़े वाला ट्राइंगल ए बी डी। बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर मैंने लगा दिया tan 30, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी और बेस यानी कि बी डी। ये 1/√3 होता है। ए बी, ए बी भी नहीं पता, बी डी भी नहीं पता, ठीक है। ये हो गया बी डी, बी डी को मैं इधर ले गया, ये निकल गया ए बी√3, ठीक है। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि जो मेरा ए बी आ गया वो आ गया √3 अपॉन बी डी। इन दोनों में से किसी एक को हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैंने बोला दूसरा वाला ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर मैंने बोला tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये होता है √3, बी सी को मैं इधर ले गया, ये मेरा ए बी निकल गया, ठीक है। ए बी कितना आ गया, √3, बी सी निकल गया, ठीक है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा बी सी है वो कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन √3। ये दोनों चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बी सी को इधर ले जाऊंगा √3 नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा। अगर बी सी को इधर ले जाऊंगा तो √3 बी सी आ गया, वो ए बी आ गया। या तो आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो या बी सी की निकाल सकते हो, दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे कि हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं इनमें से वैल्यू को यूज करूंगा। अब देखेंगे आगे। मुझे सीडी डिस्टेंस निकालना है, मुझे सीडी डिस्टेंस अगर निकालना है तो मैं पूरा बीडी में से
पूरा जो BD दिया हुआ है, अगर मैं BD में से माइनस कर दूंगा BC को तो CD डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर मुझे CD डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए BD में से मैं BC को माइनस कर दूंगा। मेरा BD कितना आ रहा है, मेरा BD कितना आ रहा है, मेरा BD कितना आ रहा है, मेरा BD आ रहा है AB√3 माइनस मेरा BC कितना है, मेरा BC कितना आ रहा है, मेरा BC आ रहा है ये AB/√3, एलसीएम ले लिया √3, AB√3 इंटू √3 माइनस AB, ये हो जाएगा 3AB माइनस AB/√3 यानी कि 2AB/√3, ये मेरा CD आ गया। सर CD निकालने से फायदा क्या होगा? CD डिस्टेंस निकालने से फायदा तो होगा। क्या फायदा होगा कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि CD डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 6 सेकंड लगे हैं। CD डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 6 सेकंड का टाइम लगा है। यहां से मैं स्पीड निकाल सकता हूं। कैसे? स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2AB/√3 और टाइम कितना लगा? 6 सेकंड का उसको टाइम लगा। 2AB√3 बाय 6 सेकंड। क्लियर हो गया? 2 1 जा 2 3 जा यानी कि AB/3√3 ये मेरी स्पीड निकल गई। स्पीड मेरे पास आ गई। अगर मुझे BC डिस्टेंस पता है, BC डिस्टेंस पता है, बिल्कुल पता है, ये मेरा BC डिस्टेंस है, इतनी मेरी स्पीड है, टाइम निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। करते हैं इस क्वेश्चन को। टाइम मुझे निकालना है, कितना टाइम लगेगा? टाइम मुझे निकालना है। मैंने देखा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है BC। भाई फिगर के अंदर देखो, मुझे BC डिस्टेंस ही तो निकालना है कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। AB/√3 और स्पीड कितनी है? AB/3√3 AB/√3 डिवाइडेड बाय AB/3√3 यानी कि AB/√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3 अपॉन AB। AB से AB कैंसिल। टाइम कितना लग गया? 3 सेकेंड। टाइम कितना लग गया? 3 सेकेंड। कैसे निकाला मैंने? दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि गाड़ी जो है वो किसी पॉइंट पर है, D पॉइंट पर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 डिग्री का है। 6 सेकंड के बाद मैंने देखा कि गाड़ी C पॉइंट पर आ गई और एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा 60 डिग्री का हो गया। तो ऑल्टरनेट एंगल से मैंने ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री निकाल दिया। अब मुझे ये निकालना था कि फुट ऑफ अ टावर यानी कि B पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अब उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम उसको वो BC डिस्टेंस कवर करने के लिए लगेगा। तो मेरा दिमाग ये था कि BC डिस्टेंस कैसे भी कैलकुलेट अगर मैं कर लूंगा और स्पीड में निकाल लूंगा तो टाइम निकालना आसान हो जाएगा। अगर मेरे पास स्पीड आ गई, मेरे पास डिस्टेंस आ गया, तो टाइम निकालना तो आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस अगर मैंने निकाल लिया, स्पीड मैंने निकाल लिया, तो मेरा टाइम निकालना आसान हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के अंदर tan 30 डिग्री लगाया और लगाने के बाद मुझे ये पता लगा कि जो BD डिस्टेंस है वो AB√3 है, जो पूरा डिस्टेंस BD है वो AB√3 है। फिर उसके बाद मैंने tan 60 लगाया ABC ट्रायंगल के अंदर और वहां से मैंने देखा कि जो मेरा BC डिस्टेंस है, ये जो मेरा BC डिस्टेंस है ये AB/√3 है। तो पूरा BD डिस्टेंस में से अगर मैंने BC डिस्टेंस को माइनस कर दिया तो मेरा CD डिस्टेंस निकल गया। CD डिस्टेंस इतना आ रहा है। CD डिस्टेंस मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे 6 सेकंड का टाइम दिया हुआ था। जैसे ही मेरे पास CD डिस्टेंस आया और मेरे पास टाइम आ गया, जैसे ही मेरे पास CD का डिस्टेंस आया और मेरे पास टाइम दिया हुआ था, तो मैंने स्पीड निकाल ली गाड़ी की स्पीड मैंने निकाल दी। स्पीड निकालते ही मैंने देखा कि मुझे डिस्टेंस BC ट्रैवल करना है, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा? 3 सेकंड का। समझ में आया? मेरा सबसे पहला मोटिव था स्पीड निकालने का, ठीक है। और स्पीड निकालने के लिए मुझे पता था कि यहाँ पे 6 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, तो किसी भी तरीके से CD का डिस्टेंस निकाल लो। CD का डिस्टेंस निकालते ही मेरे पास स्पीड आ गई और स्पीड निकालते ही
मैं बीसी का डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका था, बीसी डिस्टेंस मैं यहाँ निकाल चुका था, मैंने उस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया, मेरा टाइम निकल के आ गया, मेरा टाइम निकल के आ गया। अगर आप क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, अगर आप क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको करना कैसे है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद सबसे पहले फिगर बना लो, फिगर बनाने के बाद अपने माइंड में एक प्लान बना लो कि पहले क्या निकालोगे, फिर उसके बाद कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन रीड करने के बाद 30 से 40 सेकंड ये प्लान बनाने में अगर आपने लगा लिया और वो आपका प्लान बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन रीड करने के बाद बिना कुछ प्लान बनाए सीधा आंसर लिखना शुरू कर दोगे, आप सीधा 10, 60, 10, 30 लगाना शुरू कर दोगे और आपको पता ही नहीं होगा कि जाना कैसे है, आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है, तो आप बीच में उलझते रहोगे। आप हर बार अलग अलग चीजें निकालते रहोगे और वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर एग्जाम में तो टाइम लिमिट होता है, तो वो आपको एक प्रेशर बनाएगा, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय।